अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम फलक तनवीर का नावलट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संगे सबूर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं नावलट की तरफ। या अल्लाह, सुबह कपड़े धोए, बर्तन धोए, फर्श धोया, कमरों के बाथरूम्स धोए और अब एक बार फिर से बर्तन धो रही हूँ। धो धो कर मैं तो धोनी बन गई। अना का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। इसकी दुहाई पर किचन में चाय बनाती मोना ने बुड़बुड़ा कर कहा, तो करें, क्रसगेल बनना था क्या? क्रसगेल यानी? अना ने स्टील की देगची ज़ोर से पटक दी। इसने सुन लिया था। मोना ऐसी अदाकारी करने लगी जैसे हैरी पॉटर की इनविजिबिलिटी क्लॉक। वो चोगा जिसे पहनकर हैरी किसी को नहीं दिखता था पहन लिया हो और वो वहाँ है ही नहीं। किचन की खिड़की खुली थी और खिड़की के सामने सरमा की धूप में रखे तख्त पर दादी विराजमान थी। हाथ में तस्बीह लिए मुस्कुराकर फुप्पो को देख रही थी। उसके देगची पटकने पर दादी ने मुड़कर देखा। मोना ने इशारे से बता दिया कि पगला चुकी है मैडम। दादी मुस्कुराकर फिर से फुप्पो की रामलीला सुनने लगी। मेरे लिए भी एक कप का इजाफा कर दो। अना ने आखिरी प्लेट धोकर स्टैंड में रखी और मोना पर हुक्म सादिर करती जाने लगी। अब मैं पानी चढ़ा चुकी हूँ, एक कप अपने लिए, एक दादी के लिए। फुप्पो का रोज़ा है आज। मोना ने बेनियाजी से साफ इनकार किया, लेकिन अना पहली गुस्सा में थी। इसकी इस बात पर और जल गई। आगे बढ़कर चूल्हे पर चाय के लिए चढ़ाया पानी उठाकर सिंक में बहा दिया और तंजिया मुस्कुराई। 1 कप मोर प्लीज़। मोना दांत किचकिचा कर रह गई और ख़ामोश रहना ही गनीमत जाना, क्योंकि आज अना ने बहुत काम किया था। अभी जवाब में कुछ कह देती तो अम्मी, जो फुप्पो का सुनकर सर दर्द का बहाना बनाकर सोने की अदाकारी कर रही थी, अपनी अस्क्रोनिक अदाकारी छोड़कर इसकी धुलाई करने आन पहुंचती। 5 कप चाय का पानी चढ़ाकर वो इसको चुड़ैल, आयुष्मती, विच, ड्यूल, शैतान जैसे अलकाबात से नवाजती रही। इस आयुष्मती की शादी जल्दी हो और जान छूटे मेरी, ताई भी पता नहीं क्यों देर कर रही हैं। अना किचन से निकलकर अपने और मोना के मुश्तरका कमरे में आ गई। मोना का बेड पे लैपटॉप ऑन था। लेज चिप्स के 2 बड़े पैकेट रखे हुए थे। वो यकीनन चाय और चिप्स के साथ ड्रामा देखने का इरादा था। अना ने लैपटॉप देखा तो लैपटॉप पर इसने 3 मूवीज़ डाउनलोडिंग पर लगा रखी थी, जो कि बस ख़त्म ही होने वाली थी। अना ने तीनों कैंसिल की और एक पैकेट उठाकर ऊपर छत पर चली गई, यूँ जैसे वो कमरे में आई ही नहीं हो। छत पर रखी वो एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद इसे ऐसा लगा जैसे कोई मुसलसल इसको देख रहा था। वो फ़ौरन मुड़ी। ताया की छत पर मुअज्जम खड़ा इसको देख रहा था। वो जो नदीदेपन से चिप्स खाई जा रही थी हड़बड़ाकर उठी, फ़ौरन से पेचता सीढ़ियों की तरफ भागी। पीछे खड़ा मुअज्जम हंसने लगा। उजलत में सीढ़ियों से तरतीब भूल गई थी कि इसके हाथ में चुराया हुआ चिप्स का पैकेट है। इधर हाथ में ट्रे पकड़े मोना किचन से निकल रही थी। इस पर नज़र पड़ते ही चीख पड़ी, चोरनी, मेरे चिप्स। चाय की ट्रे वहीं रखकर इसकी तरफ भागी। अना, जो फूले तनफ़ुस समेत इसको देख रही थी, पैकेट पीछे किया। फ़ौरन से पेशतर, मुझे ये बकिया चिप्स वापस कर दो वरना भूल जाओ चाय को। मोना ने चाय की धमकी दी। अना ने शाह ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। लो, भूल गई मैं। पैकेट में हाथ डाला और इसको जलाने के लिए चिप्स खाने लगे। मोना रूहानसी होकर मुड़ी, लेकिन एक और धमकी देने से बाज नहीं आई। और तुम्हें क्या लगता है माफ़ करने वालों में से हूँ क्या? देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ये कहकर मुड़ी, चाय की ट्रे उठाई, दादी और फुप्पो को चाय देकर खुशी खुशी अपने कमरे की जानी बढ़ गई। लेकिन जिस खुशी के लिए वो जा रही थी वो खुशी तो अना पहले ही कैंसिल कर चुकी थी। डाउनलोडिंग पर लगाई मूवीज़ की खुशी। सरमा की दोपहर अंग अंग में गनूदगी से भर देती थी। 3 बज चुके थे। सहन में चारपाई पर लेटा वो कानों में हैंड फ्री ठूंसे गज़लें सुन रहा था। आज इतवार का दिन था, लेकिन इतवार के दिन का इतना मज़ा नहीं होता जितना हफ्ते की रात का होता है। अम्मी बज्जों के यहाँ गई थी। इसके छोटे भांजे का हाथ टूटा था। एक नंबर का शैतान था। फैज़ू का ख्याल आते ही वो मुस्कुराया। ख़ानदान में सब यही कहते हैं कि फैज़ू इस पर गया, हो बहू इसकी फ़ोटो स्टेट। मोबाइल ने लो बैटरी का इंदिया दिया। सुस्ती से मुअज्जम मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए उठने लगा कि बिजली चली गई। कोफ्त से कमरे से बाहर चला आया। भाई, भाई बात सुने। मिधत हंसपे मामूल चीखते उसको पुकार रही थी। वो बाहर निकल आया। नहीं है हमारे घर कबाड़ भाई, ये कबाड़ियों वाली आवाज़ बंद कर दो। मुअज्जम हमेशा मिधत की आवाज़ को कबाड़ियों की आवाज़ कहकर इसको तंग करता था। यूँ हंसपे मामूल मिधत गुस्से से कहने लगी, भाई
जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी और वो पगलेट अना आ जाएगी यहाँ, आपके हर काम करते हुए इसको मौत पड़ेगी, फिर आइएगा मातम करने मेरे पास। मेरा जवाब यही होगा कि भुगते मेरी नाकदरी का अंजाम। वो तो सही है, मैं मातम करने आ जाऊँगा, लेकिन ये क्या, इसको काम करते मौत पड़ेगी? वो तो काफ़ी फर्माबरदार है, सलीका शार, सुघड़ है। पता नहीं ये ख्याल तुम्हें हर बार क्यों सताता है? हमेशा की तरह अना की जानबूझकर तरफदारी करने लगा। मेधा जल भुन गई। इसीलिए हमारे लिए एक प्लेट पकौड़े बनाए थे, वो भी नमक डाले बगैर। यही नहीं, अम्मी बता रही थी इसने अतीक अना का भाई के कपड़े इस्त्री करते हुए ऐसे जलाए जैसे तुम्हारी फुप्पो मेरा कलेजा जलाती है। ये बता दो तो मुझे क्यों बुला रही थी? खबरदार जो दही लाने का कहा तो। मिधत जो अभी तक गुस्सा में थी इस बात पर हंस पड़ी। इसी का कहने वाली थी मैं। मुअज्जम ने सर पे दोनों हाथ रख कर एक्टिंग के साथ कहा। नहीं। मिधत ने हंसते हुए इसके हाथ में पैसे पकड़ा दिए। जितनी भी ओवर एक्टिंग कर लें, दही तो आपको ही लानी है, क्योंकि मोहतशम तो है नहीं जिस पर आप अपने बड़े होने का रोप डालकर इसे बाजार भेज दें। मिधत ने हाथ ऐसे झाड़े जैसे सारे बदले चुका दियों दही लाने का कहकर। मुअज्जम ने मुस्कुराकर इसको देखा। और तुम्हें किसने कहा मैं दही लेने बाजार जाऊंगा? मैं तो जा रहा हूँ अपने ससुराल। सासू माँ से कह दूंगा कि अगर आपके यहाँ थोड़ा सा दही मिल जाए तो शुक्रगुजार हूँगा मैं। आपका दही भी मिल जाएगा और एक अदद कप चाय माँ पकौड़ों के, क्योंकि अभी मोना ने स्टेटस लगाया था पकौड़ों का। पैसे जेब में रखते हुए वो बालों में हाथ चलाता गुनगुनाता जाने लगा। पीछे खड़ी मिधत तिल मिलाई। क्या ज़रूरत थी इसको पैसे देने की? पाँव पटकती बरामदे में डाले गए झूले पर बैठ गई जो अब्बू ने अपने छोटे नवासे के लिए डाला हुआ था। इस 2 एकड़ पर फैले घर का आज भी दाखिली दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था, जो दादा मरहूम सुल्तान साहब का बनाया हुआ था और दादी के कहने पर रहने दिया गया था। सुल्तान साहब और रज़िया बीबी के 4 बेटे और 2 बेटियां। चारों बेटों के अलग अलग पोर्शंस बने हुए थे। सबसे बड़े फुरकान ताया सरकार की हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, जबकि फहमीदा ताई अनपढ़ थी लेकिन सलीका शार और जहांदीदा खातून थी। उनके 4 बच्चे थे, मुअज्जम, मोहतशम, शुमाइला और मिधत। शुमाइला की शादी हो चुकी थी। इनसे छोटे असद चाचा और कशमाला चाची। उनका सिर्फ एक बेटा शुएब, जिनकी शादी हो चुकी थी। शुएब और आयज़ा दोनों कॉलेज में फ़िज़िक्स के लेक्चरर थे। असद चाचा से छोटे आदिल चाचा थे, जिनके यहाँ 7 साल बाद 2 जुड़वा बेटे हुए थे। आदिल चाचा और अमीना चाची की अक्सर लड़ाई होती थी। वजह एक ही आदिल चाचा की इंतहाई बखीली। सबसे छोटे कय्यूम साहब, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बतौर मैनेजर काम करते थे। कय्यूम साहब और सीमा चाची के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। अना सबसे बड़ी, फिर मोना, अतीक, वहाब, शहाब और सबसे छोटी परीश है। अना की मुअज्जम से और मोना की मोहतशिम से मंगनी हो चुकी थी। वो जैसे ही कय्यूम चाचा के घर में दाखिल हुआ, सामने तख्त पर दादी कुरान मजीद की तिलावत करती दिखाई दी। दादी को कुरान पढ़ता देखकर अंदर हाल की जानिब बढ़ गया। अंदर हाल में खिड़कियों के शीशों से सूरज की रोशनी अंदर आने की सर तोड़ कोशिशें कर रही थी। हाल का फर्श मालूम होता था कि अभी अभी धोया हुआ हो। इसने हाल की सीढ़ियों पर ही चप्पल उतार दिया, वरना इसकी सासू माँ न सही, मोना ज़रूर इसकी क्लास ले लेती। हाल खाली था। वो खनकारता हुआ आगे बढ़ा और सीमा चाची के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, जो कि अध खुला था। सीमा चाची सोफे पर बैठे परीशे के सर में तेल लगा रही थी। इसको देखकर मुस्कुराई। आओ मुअज्जम, अंदर आओ। उठो परी, आगा जान के लिए चाय लाओ। परीशे फ़ौरन से पेशतर उठी। वैसे भी वो बददिली से बैठी थी। ऊपर अतीक भैया के कमरे में उनके कंप्यूटर पर वो और वहाब GTA गेम खेल रहे थे। मोना के कमरे में जाकर मोना को आगा जान के आने का कहकर वो ऊपर अतीक के कमरे में चली आई। मुअज्जम सीमा चाची के सामने बैठा था और इनके शफकत भरे हाथ उसके नर्म बालों में चल रहे थे। फैज़ू का हाथ टूट गया। हाय अल्लाह, मुझे तो अभी मोना ने बताया कि निघत शुमाइला की नंद ने व्हाट्सएप पर सबको बताया था। लो भला बताओ, ये जो तुम्हारी माँ शुमाइला से मिलने चली गई, मुझे भी बता देती, मैं भी साथ हो लेती। चाची वो तो बाजार जा रही थी और इसने अम्मी की तरफदारी की। ऐसे में मोना हाथ में ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। कोई नहीं, झूठ मत बोलें। मिधत से पूछा था कि चाची कहाँ गई हैं। कह रही थी कि फैज़ो का हाथ टूटा है, वहाँ गई हैं। आप यूँ TV ड्रामों वाले बेटों की तरह कवर स्टोरी मत सुनाइएगा प्लीज़। इसके सामने ट्रे रखते हुए मोना ने तंजिया लहजे में इसकी बात काटी। अरे
आते ही तंज शुरू, सलाम करना भूल गई चाइनीज़ ड्रामे देख देख कर। फर्स्ट वालेकुम अस्सलाम, सेकंड चाइनीज़ नहीं वो कोरियन है। इतनी तालीम का क्या जो कोरियन और चाइनीज़ में फ़र्क ही ना कर सकें आप। हाँ, इसको कोरियन वाले जोक पर अक्सर वो बेजार हो जाती थी। सब एक जैसे लगते हैं, है ना चाची? सीमा चाची ने हाथ रोक लिए, तेल की बोतल पर ढक्कन बंद किया और मुस्कुराई। नहीं, फ़र्क तो होता है और प्यारे भी होते हैं। डोंट टेल मी, तुमने चाची को भी दिखाने शुरू कर दिए कोरियन ड्रामे। इसने हैरत से पहले मोना को देखा, फिर चाची को। मोना के तासुरात तो यही कह रहे थे कि जैसे ये करके इसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। अच्छा, ये ड्रामे की बहस छोड़ो और ये बताओ कि सुनार के पास कब जाओगे? अगले पीर इंशाल्लाह। परसों गया था मैं, कह रहा था कि पीर के दिन तक इंशाल्लाह ज़ेवर तैयार होंगे। वो ये कहकर चाय का कप उठाने लगा। चलो अल्लाह बरकत डाले, तुम बैठकर चाय पी लो, मैं भी शुमाइला की बेटी की इयादत करने जाती हूँ। तेल की बोतल उठाकर सीमा चाची उठने लगी। चाची, वो जिस काम के लिए आया था वो करते हुए जाए। अगर दही जमाया हो तो दीजिएगा, बाज़ार गया था वहाँ ख़त्म हो चुका था। मोना, मैं निकाल के किचन में रख देती हूँ, फिर दे देना भाई को। वो मोना को हदायत देते हुए कमरे से निकल गई और मुअज़्ज़म मोना के लाए पकौड़े खाने लगा। पकौड़े अच्छे बनाए हैं, इसने मईनी खेजी से मुस्कुराते तारीफ़ की। क्या पता बाहर नावलों की हीरोइनों की तरह चुपके से शर्माते हुए अनाइस की बातें सुन रही हो और इस तारीफ़ पर इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आन ठहरी हो। आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि पकौड़े मैंने बनाए हैं, अना ने नहीं। मोना ने झट से इसकी खुशफहमी का महल मस्मार किया। ओह अच्छा, तुमने बनाए हैं, शुक्र इस बार तुमने नमक डाला है, पिछली बार की तरह फीके पकौड़े नहीं हैं। मिदहत की कोई बात पहली बार इसके काम आई। एक्सक्यूज़ मी, ये जिस कारनामे का जिक्र कर रहे हैं आप, ये आपकी मंगेतर साहिबा ने सर अंजाम दिया है। मोना ने फिर से तुरंत जवाब दिया। मोना की बात पर धड़ाक से बाहर किसी कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, जैसे किसी ने कस्तन किया हो। पहले तो दोनों हैरान हुए, फिर मामला समझकर हंसने लगे। वो सच में बाहर खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही थी। मोना हंसते हुए कहने लगी, ये मैडम अब जाकर मेरे लैपटॉप से सारे ड्रामे डिलीट कर देगी गुस्से में, लेकिन सो सैड, मैं पासवर्ड लगा चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फहमी ताई हाथ में जेवर के डब्बे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते सीमा चाची को मुस्कुराते हुए देख रही थी। शुक्र है ये काम भी हो गया, बस मोहतशिम के पर्चे हो जाएं तो तारीख तय करते हैं, फिर सर्दी का मौसम निकल जाए तो बच्चों के इम्तहानात शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नवंबर ही की कोई तारीख रख देते हैं। फहमी ताई ने मिदहत को जेवर पकड़ाए। सीमा की भी तैयारी मुकम्मल थी, बस इसी जेवर की तैयारी में ताख़ीर हुई। ठीक कह रही हो, ऐसा ना हुआ कि जमील की शादी पहले तय कर दे नईमा, अना की फुप्पो, फिर खाक मज़ा आएगा। ऊपर से सालों बाद हमारे घर में खुशी का मौका आने वाला है। मेरा भी यही ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके। हैं, क्या कह रही हो? जमील की शादी तो अगले साल होनी थी, ये आन के आन में कैसे इरादा बदल दिया नईमा ने? फहमी ताई को नहीं मालूम था नईमा के इरादे का। लहजे में हैरत के साथ साथ नागवारी भी ओद आई थी। हाँ ना, हमारी नंद हमारी खुशियों में भंग डाले बिना कहाँ चैन से बैठती है। पिछले हफ्ते आई थी अम्मा से मिलने, मैं तो सर दर्द की वजह से सोई थी। मोना बता रही थी सीमा को नईमा से बहुत चिढ़ है, न सिर्फ इनको बल्कि फहमी ताई को भी सख्त नापसंद थी, और कुछ दिनों तक दोनों बरहक भी थीं कि नईमा बात बात पर खफा होने वालों में से थी। खैर, मैंने भी अमीना को बता दिया है। देखो जंगल में आग की तरह खबर कैसे फैल जाती ख़ानदान में। पहले तो मेरे मुंह से फिसल गई बात, अब तो खुशी हो रही है कि नईमा तक बात पहुंच जाएगी। दोनों हंसने लगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों ने देखा, सामने बैग कंधे पर लटकाए मोहतशिम था। दराज कद, बढ़ी हुई शेव, थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। अगरचे मोहतशिम की नज़र में वो सेहतमंद हट्टा गट्टा था, लेकिन फहमी ताई की नज़रें इसका एक्सरे कर चुकी थी। वो सलाम करता हुआ उनके पास ही बैठ गया। खाते पीते नहीं हो क्या, इतने कमज़ोर हो गए हो? सीमा चाची को भी यही लगा। चाची, हॉस्टल में ढंग का खाना मिले तो, और मौज़म भाई को कहा था कि मुझे थोड़े पैसे भेज दीजिए। कहने लगे कि तुम्हारी हरकतें मशकूक हो गई हैं, जाने कि इन सरगर्मियों में मुलव्विस हो गए हो। जल्द ही मैं तुम्हें एक ख़त लिखने वाला हूँ भाई के नाम, गलत सरगर्मियों से बचने के लिए एक नसीहत आमोज़ ख़त। पता नहीं क्या मिलता है इन्हें मुझ मासूम को बिला वजह ज़िच करने में। मोहतशिम ने दिल का सारा गुबार निकाल देना चाहा। सीमा और फहमी दोनों मुस्कुराईं। क्यों? पिछले हफ्ते जो मैंने 5,000 भेजे थे वो? फहमी ताई ने इसको याद दिलाना चाहा।
पता नहीं अम्मी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थका हारा आया हूँ मैं, थोड़ा आराम फरमा लूँ। ये कहकर मोहतशम फ़ौरन बाहर कमरे से बाहर निकल गया। दोनों हंस पड़ी। रात की खामोशी में रोमान भरा खुमार था। ऊपर देखो तो सियाह आसमान में चांद आज भी कई मोहब्बतों का अमीन बना ऊँग रहा था। वो अतीक के कमरे से निकली, दरवाजे पर ताला लगाया। अतीक मामू के घर गया था, फिर छत पर जाकर अग्नि पर से कपड़े उतारने लगी। शुक्र था एन वक्त पर याद आ गया, वरना अम्मी ने रात के 2 बजे भी भिजवा देना था ऊपर। आन की आन में मौसम के तेवर बदले, हल्की हल्की सी हवाएं समेत बादल आसमान पर काबिज होने लगे। शायद ही पहली लड़की थी जिसको बारिश से काफ़ी चिढ़ थी। इसने नागवारी से बादलों को देखा और जल्दी जल्दी से कपड़े उतारने लगी। हवाएं तेज़ होने लगी। इसने दुपट्टा उतारा। सामने स्याह लिबास में शख्स को देखते ही डर गई, जो जाने कैसे खामोशी से इसके सामने खड़ा हुआ था। इस शख्स ने चीख निकलने से पहले ही हाथ रख दिया। इसके लबों पर रखा मर्दाना हाथ मुअज्जम का था। आप? इसने जल्दी से इसका हाथ हटाया और नीचे हाथ से गिरा दुपट्टा उठाया। हाँ मैं। तुम क्या समझी कोई चोर होगा? वो शरारत से हंस कर बोला। चोर तो नहीं, क्योंकि यहाँ कौन से हीरे जवाहरात पड़े हैं इस घर में। हाँ, कोई साइकोपैथ सीरियल किलर ज़रूर समझा था, जो चुपके से सामने खड़ा कब से देख रहा था। वो संभल चुकी थी तो नक कर बोली। अंदाज़ा था कि यही कहोगी। मुझे भी अंदाज़ा था कि आप जवाब ना होने की वजह से यही कहेंगे। इसने दायां अबरू उठाकर तंजिया कहा और आंखें मसनूई मासूमियत से पटपटाईं। सीढ़ियों पर से इसको आवाज़ देती मोना आ रही थी। वो मोना की गलत वक्त पर एंट्री पर बदमज़ा हुआ तो सही, लेकिन फ़ौरन बोल पड़ा। मिधत बता रही थी कि तुमने इस बार भी पोजीशन हासिल की है। अगला आखिरी सेमेस्टर है ना, आगे पढ़ोगी, एमफिल, पीएचडी। इसने मौजू बदला। मोना मायनी खेजी से मुस्कुराती अना के करीब आई, जो कि काफ़ी ब्लश कर चुकी थी। छत पर जलते बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा साफ दिख रहा था। इसने अना के हाथ से कपड़े लिए और मुस्कुराकर शरीर लहजे में कहा, कंटिन्यू प्लीज़, और खी खी करती हुई वापस पलट गई। हाँ, तो पढ़ाई की बात हो रही थी ना। तो मैं कह रहा था कि क्या करना इतना पढ़कर, जितना चाहो पढ़ लो, कुछ फ़ायदा नहीं। आगे तो मुझे ही पढ़ना है, तुम्हें सबक की तरह। मुअज्जम ने जानबूझकर लहजा गंभीर करके फ़लसफ़ा झाड़ना चाहा। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लड़के शायराना बातें करके ये क्यों समझ लेते हैं कि वो काफ़ी रोमांटिक लग रहे होंगे। मुझे कतन नहीं पसंद ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब तर्ज की शायराना बातें। इसका चेहरा तो नागवार लग रहा था, लेकिन साफ ज़ाहिर था कि वो अदाकारी कर रही है। और मुझे भी समझ में नहीं आता कि तुम सख्त और कूल बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। अभी मोना के सामने तो इतनी ब्लश कर रही थी कि मानो स्टेज पर खड़ा कर दिया हो किसी ने और कहा हो गाओ। सीने पर हाथ बांधे बज़ाहिर सख्त लहजे में इसने लेकिन सख्त हंसी दबाए वो तंज कर रहा था। गाने के तंज पर इसने जल कर देखा। वो नहायत बुरा गाती थी और शुमाइला बज्जो की शादी में गाकर अपनी रिकॉर्ड भी इज्जती भी करवा चुकी थी। इसके बाद से जो भी इसको कहना था कि अना ज़रा गाना, ये वहीं खड़े खड़े लाल होकर टमाटर हो जाती थी। इसके ऐसे जल कर देखने पर वो हंस पड़ा। ऊपर लगे जलते बल्ब की रोशनी में वो हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। वो मुस्कुराते मुड़कर कपड़े उतारने लगी। वो भी इसके साथ उतारने लगा। आइसक्रीम खाओगी? वो फिर से माहौल को रोमांटिक करने की कोशिश करने लगा। आसमान से तो उतरने से रही, कहाँ से खाऊं? अना ने भी कंधे उचका कर इसकी कोशिश की हौसला कुशाई की। मैं जाकर लाता हूँ और अभी 2 मिनट में। इसने मुतासिर करने की एक और कोशिश की। बाज़ार से? वो खुश हो गई। घर से? फ्रिज में रखा है, एक तुम्हारा और एक मेरा। ये कहते हुए मुअज्जम ने कपड़े से पकड़ाए और नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। चांद जो बादलों की ओर से मुस्कुराकर देख रहा था, नागवारी से बादलों के पीछे फिर से छुप गया। हवाएं और तेज़ हुईं और तड़ तड़ बारिश की बूंद गिरने लगी। आन की आन में तेज़ बारिश होने लगी। इसने कपड़े जल्दी से उतारे और सीढ़ियों की ममटी के नीचे खड़ी हुई। मुअज्जम के घर की छत को देखते हुए शरारत से मुस्कुराई। 5 मिनट बाद वो हाथ में 2 आइसक्रीम लिए ऊपर भागता हुआ आ रहा था। अलगनी खाली थी और ममटी के नीचे वो खड़ी थी। वो करीब आ गया। अस्सलाम वालेकुम मुअज्जम भाई, मुझे मोना कहते हैं। अना ने आपके लिए पैगाम छोड़ा है कि सॉरी, मुझे बारिश नहीं पसंद। आप मेहरबानी करके मेरा आइसक्रीम मोना के हाथों भेज दें, शुक्रिया। मुअज्जम ने नतने फुलाई 2 आइसक्रीम मोना के हाथ में पकड़ा दी। मोना अपनी मखसूस खी खी करने लगी। मगरिब की अजान हो चुकी थी और अब आकाश सियाह चादर ओढ़ रहा था। अना के घर में गहमा गहमी चल रही है। अना अपने कमरे में थी।
फहमी ताई और फुरकान ताया आज तारीख तय करने आ रहे थे। ऊपर छत पर कुर्सियाँ चारपाइयाँ तरतीब से रख दी गई थी और बीच में 2-3 अंगीठियाँ भी रख दी थी। अंगीठियों के साथ के 2-3 मेज़ें रखी हुई थी। नीचे हाल को औरतों के लिए मखसूस कर दिया गया था। वहाँ भी आमने सामने चारपाइयाँ रखी हुई थी और दरमियान में 2-3 मेज़ें। किचन में मिदहत, सीमा चाची, कशमाला, अमीना चाची लगी हुई थी, जबकि फुप्पियाँ दादी के पास बैठी हुई थी। फहमी ताई और शुमाइला भी पहुँची थी और मर्द हजरात मगरिब की नमाज़ पढ़कर बस आने ही वाले थे। सारा ख़ानदान इकट्ठा होने को था सिवाय अना और मुअज़्ज़म के। अना ने दरवाज़ा बंद कर रखा था। जाने क्यों ऐसे मौक़ों पर हर लड़कियों को अपनी सहेली क्यों याद आ जाती है। वो भी अपनी सहेली के साथ लगी हुई थी जो कि इसकी असाइनमेंट लिख कर इसको जिता रही थी। बस तुम्हारी शादी हो जाए, तुम घर बैठ जाओ, सारे असाइनमेंट मुझसे लिखवा लेती हो और पोजीशन भी खुद ले लेती हो। शुक्र ये आखिरी सेमेस्टर है, एमफिल तो तुम्हें करने नहीं देंगे मुअज़्ज़म भाई। हानिया का लहजा गुस्से से नागवार हुआ और नागवार से मुअज़्ज़म तक आते हुए शरीर। वो मुस्कुराई। वो तो कह रहे थे कि जितना चाहो पढ़ लो, कुछ फ़ायदा नहीं, आगे तो मुझे ही पढ़ना है, तुम्हें किसी सबक की तरह। ऊपर बैठे मर्दों की हंसी और ऊंचा बोलने की आवाज़ें नीचे तक आ रही थी। नीचे बैठी ख़वातीन किसी पुरानी शादी का अहवाल लिए बैठी थी और इसी शादी के गिले शिकवे ताहाल जारी थे। अगर सब खुश भी होते तो नईमा के चेहरे पर छाई नागवारी बता रही थी। जिस शादी का जिक्र चल रहा था इसमें खफा हो चुकी नईमा आज भी खफा ही थी। फजीलत फुप्पो अल्लाह मलो खातून माँ से 2-4 बातें करने के बाद किचन में खड़ी काम कर रही थी। नईमा किस बात पर खफा थी वैसे? सीमा ने हंसते हुए फजीलत फुप्पो से पूछा। वलीमे की सुबह इसके घर पराठे नहीं भिजवाए गए थे, इसी बात पे खफा थी। फजीलत का अंदाज भी बेजारी से मामूर था, यूँ जैसे वो भी अपनी बहन की इसी तरह बार बार उठने वाली आदत से आजिज़ आ चुकी हूँ। अतीक अंदर किचन में दाखिल हुआ। इसके पीछे मोहतशम खड़ा था। किचन में काम करते वक्त भी ग़ीबतें हो रही हैं। फजीलत फुप्पो ने इसके बाजू पे चुटकी काटी। शैतान। मोहतशम अंदर आया और फुप्पो को सलाम किया। फुप्पो ने माथे पर शफकत भरा बोसा दिया। जीते रहो। लो कबाब भी तल गए, लड़कियों को बुलाकर लाती हूँ और आराम से ऊपर ले जाओ। आ जाओ बस फजीलत, बाकी लड़कियों का काम है, वो संभाल लेंगी। दोनों ख़वातीन किचन से बाहर निकल गईं। अतीक, वहाब और शहाब को बुलाने बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो किचन में अकेला खड़ा था। इसकी मुंतज़िर निगाहें किसी की राह देख रही थी। इसका अंदर आती केंज़ा, फ़िज़ा, नईमा और फजीलत की बेटियां को बखूबी अंदाज़ा था। मुंतज़िर निगाहें किचन की चौखट पे जमी थी। कुछ ही देर में मोबाइल कान से लगाए वो आ गई। मोना कय्यूम। किंज़ा ने पीछे मुड़कर देखा। मोना की आती इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। किंज़ा ने तंज़िया कहा, मोहतशम मोमानी से कह देते, लगे हाथ तो तुम्हारी भी डोली सजा देती। मोना ने नागवारी से मोबाइल बंद किया और कैबिनेट से प्लेट निकालने लगी। अम्मी कह रही थी कि डोली सजा दूंगी, लेकिन दिल वाले की दुल्हनियाँ PhD करने के बाद डोली में बैठेंगी। मोहतशम ने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत सजा ली। किंज़ा तुम्हें याद है वो मिस नुज़हत? पीछे मुड़कर मोना ने इस्तफसार किया। तीनों ने बैक वक्त अजीब नज़रों से घूरा, यूँ कि बात क्या चल रही थी और इसने क्या पूछ लिया। वो जो हमें 10th में बायो पढ़ाती थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम मुझे जंगली लगती हो। कल एक फ़्रॉक पकड़ कर लाना, इसका लैब में डाइसेक्शन करेंगे। जब मैंने निमरा के बाल नोचे थे लड़ाई में। किंज़ा प्लेट में पकौड़े रख कर जवाब देने लगी, वो भी मुताले पाकिस्तान का तफसीली सवाल समझ कर। हाँ वही, उन्होंने ज़ूलॉजी में PhD मुकम्मल की, फिर यूनी में लेक्चरार लग गई। इनके शौहर भी लॉ पढ़कर घर बैठे थे ना। वो तो सच शुक्र उनकी नौकरी लग गई यूनी में। ये शामी कबाब जल गया। मोहतशम के कान एकदम सुर्ख हो गए। मिधर ठीक कहती थी, इसकी ज़ुबान नईमा फुप्पो की फ़ोटो स्टेट थी। शुक्र था आदिल चाचा की एंट्री हुई। वहाब, शहाब और अतीक भी आ गए, वरना मोना के तंज की बंदूक आज फुल मालूम होती थी। इसकी वजह क्या थी वो भी इसको खूब मालूम था। शैडो एंड बोन नावल के सेट का कहा था इसको, वह हॉस्टल आते वक्त भूल गया था। फिर जब शाम रात के गले मिल रही थी, चाय का दौर ख़त्म हुआ तो फुरकान ताया ने तारीख़ बताकर सबके मशवरे जानने चाहे। सब ने कौन सा इतराज़ करना था, मुँह तो पहले ही मीठा कर चुके थे, बस एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। अतीक नीचे आकर चिल्लाया, 11 नवंबर आज जुमा था, मुअज़्ज़म की मेहंदी थी। एक दिन पहले अना की मेहंदी सादगी से हो चुकी थी। उनके यहाँ लड़की की मेहंदी सादगी से करने का रिवाज था। असल हल्ला गुल्ला आज होना था।
मोहतशम ने डेक पर पुराने गाने लगाकर किंजा वगैरह को खूब बोर किया। फिर छोटी सी गली में शोर मच उठा। बाहर से लोग गीत गाती दादी और तालियां बजाते हुए ख़वातीन। लड़की वाले मेहंदी लेकर आ चुके थे। मुअज़्ज़म बाहर हुजरे में बैठा था, जबकि मोहतशम घर में अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा बाहर चलती डांस पार्टी का डीजे बना था। सहन में चारपाइयाँ एक हिस्से में बिछाई गई थी और बाकी टेंट से मंगवाई गई कुर्सियाँ थीं। चारपाइयों पर बूढ़ी ख़वातीन बैठी थीं, कुछ लड़कियाँ कुर्सियों पर बैठे हुए थीं और कुछ सहन में गोल दायरा बनाई खड़ी थीं। इस गोल दायरे में वक्तन फ़वक्तन कोई निकल कर अंदर बैठे घरेलू डीजे से अपनी पसंद के गाने की फरमाइश करता और रक्स करने मैदान में उतरता। मोना, किंजा, फ़िज़ा तीनों ने यूट्यूब से मुख्तलिफ गानों पर रिहर्सल की हुई थी, इसीलिए भी फहमी ताई पश्तो के मशहूर शादी वाले साज़ों पर रक्स कर रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर मिदहत निकली और साथ में अमीना चाची, और उनके डांस पर सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन तालियों की आवाज़ से ज़्यादा उनकी हंसी तेज़ थी। मिदहत ने मुअज़्ज़म का पैंट शर्ट पहना था, आँखों पर काला चश्मा लगाए, पैंट की बेल्ट को सलमान खान की तरह हिलाते हुए होड़ होड़ दबंग दबंग गाने पर सलमान खान की नकलें उतार रही थी। फिर गाना बदला और तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन लगा। अमीना चाची ने अपने जारजट के दुपट्टे से साड़ी बनाई और सोनाक्षी बनी और मिदहत सलमान खान बनी। इन दोनों की एक्टिंग को सब ने खूब इंजॉय किया। शामी भाई, आदिल चाचा की बेटी रोहान ने दरवाज़ा खोला। मोना बाजी कह रही हैं कि जो गाना व्हाट्सएप किया था वो चला दे जल्दी। इसने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाल कर व्हाट्सएप खोला, लेकिन ये क्या, सिग्नल्स ही उड़ गए। जोंग के दूसरे सिम में डेटा नहीं था। बाहर दायरे में बेजारी भरी लहर उठी और कोर्स में खड़ी मोना, किंजा, फ़िज़ा तनफन करते हुए अंदर दाखिल हुई। मिस्टर, गाने का कहा है? AR रहमान बनकर कंपोज करने का नहीं। तंज किए बिना मोना को जैसे बात करना आता ही नहीं। कर रहा हूँ, ये देखो सिग्नल्स नहीं है। हर बार मेरा कसूर नहीं होता, समझी? हाँ समझ गई, लेकिन ये नहीं समझी तुम अब क्यों कर रहे हो डाउनलोड? तुम्हारी तरह फालतू टाइम नहीं है मेरे पास जो डांस रिहर्सल में बर्बाद करता फिरूं। सैकड़ों काम होते हैं, इसने दो बदू जवाब दिया। मोना ने पहले गुस्से से कुछ कहना चाहा, फिर रुकी, मुस्कुराई। और कंप्यूटर के सामने बैठे डीजे बनने के लिए वक्त है। और बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर हुजरे के कामों से भाग कर आए हो? मोना ने सीने पर हाथ बांध लिए। मोहतशम ने जल कर देखा। कंप्यूटर का स्विच निकाल कर उठा। लो, कर दी खाली कुर्सी, बैठो। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी मुअज़्ज़म भाई को कॉल करने लगी थी, इसी डर से भाग गयो, राइट? मोहतशम ने इस बात पर पीछे मुड़कर देखा। मोना ने शैतानियत भरी मासूमियत से आंखें पटपटाईं। इसने आंखें दिखाईं। उनकी नोक झोंक मज़े से देखती फ़िज़ा और किंजा, जो कब से हंसी दबाए हुए थी, ज़ोर से हंस पड़ी। कितनी ज़ालिम महबूबा हो तुम, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है बेचारा, और तुम हर बार इसको डांटती रहती हो। जब शादी हो जाएगी तुम दोनों की तो मुझे ये देखना है कि तुम इसकी बीवी बनोगी या इसकी सौतेली माँ। फ़िज़ा ने हंसते हुए कहा। बहुत ही घटिया बचकाना जोक है, हटो, कंप्यूटर ऑन करो। मोना ने नागवारी से कहा। सारा मूड ख़राब कर दिया सो कॉल्ड बेचारे ने। बेचारा जो हुजरे का चक्कर लगाकर वापस आया तो तालियों का शोर पहले से काफ़ी ज़्यादा था। वो ऊपर बरामदे से देखने लगा, वहाँ से साफ दिखाई दे रहा था कोई इंडियन गाना चल रहा था। तीनों कोर्स में डांस कर रही थी। हर 2 मिनट बाद गाना बदलता था। ये उन्होंने मुख्तलिफ गानों को इकट्ठा किया हुआ था और बकौल मोना कि इसे मेडले कहते हैं, कोई मूव करती मोना की इस पर नज़र पड़ी। इसको यूँ दिलचस्पी से देखते वो भी मुस्कुराई। अमीना चाची ने अबरू ऊपर चढ़कर मुअज़्ज़म को दबोचा और नीचे उतारने लगी। चल भाई, मौका पर पकड़ लिया, नीचे आकर डांस करो। फ़िज़ा मोना को पकड़ो। इसको यूँ उतारते हुए मोना समझ गई कि इसको क्यों उतार रही थी चाची। वो फ़ौरन ऊपर बरामदे की तरफ भागी तो चाची ने फ़िज़ा को पुकारा, लेकिन बेसोच तब तक मोना जा चुकी थी। चाची छोड़ें, मुझे नहीं करना आता डांस, प्लीज़, इसने मिनमिनाते हुए मज़ाहिमत की, लेकिन तब तक चाची इसको खींचते हुए ला चुकी थी। इसने शर्माते शर्माते चंद स्टेप्स लिए और भाग खड़ा हुआ। सब हंसी से लोटपोट हो रहे थे। मोना भी ऊपर खड़ी थी, वो हंस नहीं रही थी, इसकी मुस्कुराहट बहुत गहरी थी। इसने वीडियो बना ली थी इसके डांस की। जब सब डांस कर चुके तो हुजरे किसी बच्चे को दौड़ाया गया कि दूल्हा और शहबालों को बुलाया जाए। कुछ देर बाद दूल्हा और इसके साथ कज़न्स वगैरह थे वहाँ आए। गेट पर सुर्ख दुपट्टे के साए में उनको स्टेज तक लाया गया। सबसे पहले मुअज़्ज़म को हार पहनाए गए, फिर दाएं बाएं बैठे शहबालों को।
हार पहनाने के बाद मोना ने मौज़म की उंगली पकड़कर नेक मांगा। चलें, पैसे निकालिए सब। इसने चुटकी बजाते हुए दूल्हे के पास बैठे सबको मुखातिब किया। सब ने खाली जेबें दिखाई। तो आप सबको क्या लगता है हम जाने देंगे आपको? शराफत से निकालिए वरना। मोना धमकी दे ही रही थी कि मोहतशम ने इसकी बात काटते हुए कहा, वरना क्या कर लेंगे आप मैडम? इसकी नज़रें बैक वक्त शरारती और महीने खींच थीं। वरना क्या कर लूँगी मैं, यही पूछ रहे हैं आप? मोना ने एक बार तस्दीक करने के लिए पूछा। मुस्कुराते मोहतशम समेत सब ने ऊँची आवाज़ में हाँ कहा। अच्छा ठीक, चलो शुरू करते हैं फिर। परी, मेरा मोबाइल देना। पास खड़ी परीशा ने मोबाइल इसको दिया। मोना ने मोबाइल खोला, सब खामोश थे। ये देखें, ये हैं मोहतशम फुरकान, जो कि माइकल जैक्सन की टक्कर का डांस कर रहे हैं। मोहतशम का रंग फ़ौरन सुर्ख हुआ। तो ये रही पेशकश। पहली बार हाँ करने पर आपको सिर्फ 5,000 जुर्माना देना पड़ेगा और हर बार मुज़ाहिमत करने पर यह जुर्माना डबल होता जाएगा। मोना मोहतशम के सामने खड़ी हुई दिलकशी से मुस्कुराई। मैं मोना हूँ, समझे? मोहतशम ने फ़ौरन इसका मोबाइल उचक लिया और वीडियो डिलीट कर दी। मोना ने मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया। पीछे खड़ी फ़िज़ा और किन्ज़ा ने अपने अपने मोबाइल आगे किए। मोहतशम का रंग एक बार फिर से उड़ा। अब शराफत से 10,000 रुपये निकालो, वरना मैं ये अतीक को व्हाट्सएप कर रही हूँ। ये फ़ेसबुक पर अपलोड करके आपको टैग करेगा, ठीक? तो ये रही डील, 10,000 रुपये। अब सब के सब कह लगाकर हंस रहे थे। मोहतशम ने 10,000 रुपये निकाले, इसको थमाए और उठकर पंडाल से वॉकआउट कर गया। सब ने इसकी तकलीद में हज़ार रुपये निकाल कर मोना को दिए। अब आप भी दे रहे हैं दूल्हे भैया? मोना ने इस्तफसार किया और मौज़म समझ गया कि मोना के पास इसका भी एक ख़तरनाक राज है। अगर इसने बता दिया तो इसने फ़ौरन पैसे थमा दिए। रुखसती भी खैर से हो गई। सबकी आंखों में आंसू देती, बाबुल का आंगन सोना करती अना पिया दे सुधार गई। रात के 11 बजे वो बेड पर बैठी हुई थी। इसके पास हानिया फ़िज़ा बैठी हुई थी। ऐसे में दरवाजे पर दस्तक हुई और फ़िज़ा और हानिया बाहर निकली। कुछ देर बाद मुअज़्ज़म दाखिल हुआ। इसकी धड़कनें तेज़ होने लगीं। कुछ देर बाद वो इसके सामने बैठा। दोनों अगरचे बचपन से एक दूसरे से बेतहाशा बातें करते चले आए थे, फिर भी जाने क्यों अब दोनों के गले सूख रहे थे। दफ़्फ़तन वो खनकारा तो इसी के साथ अना ने नज़र उठाकर इसे देखा। अच्छी लग रही हो, लेकिन वो तारीफ़ करते हुए मुअज़्ज़म रुका। इसने खफकी से देखा। ये कैसी तारीफ़ है जिसमें लेकिन है? लेकिन क्या? इसकी सारी शर्म एकदम उड़न छू हो गई। लेकिन ये गाल इतने सुर्ख क्यों हो रहे हैं? ये कहकर वो हंसा। अना ने होंठ भींच कर इसको देखा। मतलब क्या इस हालत में भी इसको हंसी मजाक सूझ रहा था? सो मैच्योर। सुर्खी पाउडर का सुना है कभी? हाँ सुना तो है, लेकिन इतना थोपा जाता है इसका हरगिज़ नहीं पता था। फिर से शरीर हुआ। हाँ हम तो थोपते हैं क्योंकि ये हार सिंगार हमारे लिए। आपने किस खुशी में फेशियल करवाया? अब रोज काते हुए इसने पूछा। दोनों कज़न्स वाले टोन में बोल रहे थे। ये तो आजकल, मेरा मतलब है कि भाई मोहतशम ने करवाया है, बात ख़त्म। अब हक लाते हुए कहा, हाँ हम भी सोच रहे थे कि ये आपको कैसे ख्याल आया। एनीवे अच्छे लग रहे हैं आप। अना ने बहस ख़त्म करना चाहिए। मुअज़्ज़म ने जेब में हाथ डालकर एक डिबिया निकाली मेरी तरफ से। फिर डिबिया में से खूबसूरत अंगूठी निकाल कर पहनाते हुए कहने लगा, रिवायती मर्दों की तरह मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम मेरी माँ की इज़्ज़त करोगी, क्योंकि वो मुझे पता है कि तुम कितना करती हो। बस तुम खुश रहना, चाहे जैसे भी हालात हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं, लेकिन तुम खुश रहना। इसने हाथ खींचा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे अचानक? वो थोड़ी खौफज़दा होकर इसको संजीदा होते देख रही थी, जिसमें आपका साथ नहीं। वो खुशी कैसी? भाई थोड़ा मेलो ड्रामा करने में क्या हर्ज है? वो हंसा। इसने खफकी से देखा, फिर शर्मा कर नज़रें झुका ली।